Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. And we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 19th of September 2023. 19 सितंबर 2023 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करेंगे एनालिसिस सबसे पहले आज के सवालों के साथ। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो लाइक ज़रूर करिएगा, है ना। कंटेंट अगर आप लाइक करते हैं तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज़ डू लाइक इट। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इससे अच्छा कंटेंट आपको नहीं मिलेगा जो भी है। एंड इसमें न केवल द हिंदू है बल्कि इसमें PIB के भी न्यूज़ आइटम्स मैं कवर करता हूँ अलग से पूरा उसको पढ़ करके। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, अगर आप इसको देख रहे हैं तो उसके बाद आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। पहला सवाल देखते हैं। सबसे पहला सवाल जो है वो है PM विश्वकर्मा स्कीम के रिगार्डिंग। ऑप्शंस आपके सामने है। पहला देखो, स्टेटमेंट कह रहा है इट इज़ अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम विच एम्स टू प्रोवाइड सब्सिडाइज लोन्स टू ट्रेडिशनल आर्टिजन्स एंड क्राफ्ट्समैन। दूसरा कह रहा है मिनिस्ट्री ऑफ MSME जो है इज द नोडल मिनिस्ट्री फॉर द इम्प्लीमेंटेशन। तीसरा कह रहा है इट इज अवेलेबल फॉर रूरल एंड अर्बन आर्टिजन्स एंड क्राफ्ट्समैन अक्रॉस इंडिया। आपको बताना है कि कितने स्टेटमेंट्स ऊपर दिए गए सही हैं। हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, 1 ओनली, 2 ओनली, ऑल 3 या नन। कितने स्टेटमेंट्स, कितना, हाउ मेनी। तो करेक्ट आंसर इसका मैं आपको बताता हूँ। आप लोग अटेम्प्ट जरूर करिएगा, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आपने सही के गलत। करेक्ट आंसर है ऑल 3, तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं, है ना। अर्बन रूरल में अगर किसी को कन्फ्यूजन रहा हो तो मैं बता दूँ, दोनों के लिए, आर्टिजन्स क्राफ्ट्समैन के लिए अवेलेबल है। दूसरा सवाल है टैक्टिक्स, टेक्निक्स एंड प्रोसीजर्स। ये टर्म है जो कि न्यूज़ में रहता है, तो आपको बताना है किस कंटेक्स्ट में ये न्यूज़ में रहता है। ऑप्शन है नक्सल कॉम्बिंग ऑपरेशंस, बी है साइबर सिक्योरिटी, सी है मेरीटाइम पेट्रोल्स और डी है जंगल वॉरफेयर। इसका जो करेक्ट आंसर है मैं आपको बताता हूँ। आंसर है इसका बी, यानी कि साइबर सिक्योरिटी। जो टैक्टिक्स, टेक्निक्स एंड प्रोसीजर्स टर्म है वो रिलेटेड है आपका साइबर सिक्योरिटी से, ठीक है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। अगले सवाल पे आते हैं। तीसरा सवाल है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सॉवरेन वेल्थ फंड। सॉवरेन वेल्थ फंड के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स दिए हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है इट इज अ स्टेट ओन्ड इन्वेस्टमेंट फंड कंप्राइज्ड ऑफ मनी जनरेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफन डिराइव्ड फ्रॉम अ कंट्री सरप्लस रिजर्व्स। ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, अगर आपने न्यूज़ एनालिसिस देख लिया है पीछे के जो मैंने डाले हैं अभी, हालांकि ये पुराने थे तो मैंने डाल दिए, लेकिन उसमें से आपको पता होगा सॉवरेन वेल्थ फंड मैंने पढ़ाया है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट फंड जो है इंडिया का पहला सॉवरेन वेल्थ फंड है। आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट सही है, 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ, नन। द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज सी, बोथ। दोनों ही स्टेटमेंट सही है ना, दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, तो याद रखिएगा। अब हम मूव करते हैं न्यूज़ एनालिसिस पार्ट में। पहली जो न्यूज़ है वो है कॉम्बिंग ऑपरेशंस कंटिन्यू अनंतनाग। आप सबको पता होगा कि जम्मू कश्मीर में बहुत बड़ा एक हादसा हुआ जिसमें हमारे कर्नल और बहुत सारे हमारे जवान जो है वो शहीद हुए। एंड ऐसे में कॉम्बिंग ऑपरेशंस जो है वहाँ पे चल रहे हैं अनंतनाग फॉरेस्ट एरिया में। सबसे पहला सवाल होता है कॉम्बिंग ऑपरेशंस होते हैं। तो कॉम्बिंग ऑपरेशन जो एक पुलिस या फिर मिलिट्री रेड होती है, इट्स अ पुलिस और मिलिट्री रेड विच involves systematic and thorough search of a predefined area विदाउट वारंट। इसमें वारंट की आवश्यकता नहीं होती, वारंट नहीं होता है इसमें। एक प्री डिफाइंड एरिया का सर्च किया जाता है, फ्रिस्किंग की जाती है उसकी, और बहुत थॉरली उसको देखा जाता है बिना वारंट को। वेयर सस्पेक्ट्स थॉट टू बी हाइडिंग, ये माना जाता है कि यहाँ पे सस्पेक्ट्स छुपे हुए हैं। दिस ऑपरेशन इन्वॉल्व सम डिग्री ऑफ प्लानिंग एंड इंटेलिजेंस गैदरिंग टू एग्जीक्यूट। तो इसमें प्लानिंग और इंटेलिजेंस गैदरिंग भी लगती है, वारंट की जरूरत नहीं पड़ती है। प्री डिटरमाइंड एरिया रहता है, प्री डिफाइंड एरिया रहता है, बिना वारंट के आप उसको सर्च करते हो थॉरली, ठीक है ना। जैसे अपन वो जुएं निकालने के लिए नहीं, अपन मतलब ऐसा नहीं कि मेरे जुएं, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं, मतलब नॉर्मली जो इंसान है वो जुएं निकालने के लिए जैसे हेयर में कॉम घुमाता है ना, तो उसी के लिए कॉम्बिंग ऑपरेशन वहीं से ये नाम लिया गया। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। दूसरे आर्टिकल पे आते हैं। दूसरा आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशल सेशन के ऊपर है। एक्सप्लेन करते हैं स्पेशल सेशन के बारे में, हालांकि मैंने पहले भी किया है, फिर से बताता हूँ। 18 तारीख चूँकि कल स्टार्ट हुआ है स्पेशल सेशन, तो उसके बारे में एक बार फिर से डिसाइड कर लेते हैं। अब देखो, इसमें स्पेशल सेशन इस बार जब होने के बारे में अनाउंस किया गया एनडीए गवर्नमेंट के द्वारा, तो थोड़ा ह्यू एंड क्राई मचा, बहुत रोना गाना मचा। क्यों मचा रोना गाना, मैं आपको बताता हूँ। क्या होता है जब भी इस तरीके से सेशन आता है ना, सेशन का उसका सेशन के साथ उसका स्पेशल सेशन का उसका एजेंडा भी आता है कि भैया क्यों हम स्पेशल सेशन रख रहे हैं, ठीक है ना। बट सेंटर ने क्या किया था, इस बार स्पेशल सेशन का कोई एजेंडा नहीं बताया था। जब इस एजेंडा नहीं बताया तो ऑब्वियस सी बात है जो अपोजिशन है उसने कयास लगाने शुरू कर दिए, मतलब कि गेस मारना शुरू कर दिया। किसी ने कहा साइमल्टेनियस इलेक्शन लाया जाएगा, किसी ने कहा कंट्री का नाम इंडिया की जगह केवल भारत हो जाएगा, बहुत अलग अलग क्या। इस कारण से थोड़ा जो अनसर्टेनिटी थी उस कारण से काफ़ी ज़्यादा बवाल उठा, ठीक है ना। और अभी जो गवर्निंग मतलब अपोजिशन था उसका ये कहना था कि भैया ये लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी जो है ये पार्लियामेंट्री कन्वेंशन को डिस्टॉर्ट कर रही है। तो दिस इज़ व्हाट हैज़ बीन द क्रिटिसिज्म कि दिस लैक ऑफ
ऑफ ट्रांसपेरेंसी, क्योंकि एजेंडा नहीं बताना, ये सारी चीज़ें नहीं बताना, अचानक से स्पेशल सेशन रखना, वो भी इलेक्शन वाले ईयर में, 1 साल पहले जब इलेक्शन होने वाला है इसके बाद, है ना। तो दे डिड इट डिस्टॉर्टिंग द पार्लियामेंट्री कन्वेंशंस एंड ऑल, ठीक है। अब देखो पहली चीज़ तो ये कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या स्पेशल सेशन के बारे में लिखा है, तो देर इज नो स्पेसिफिक प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन दैट डील्स विद द स्पेशल सेशन। सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कि देर इज नो स्पेसिफिक प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन विच डील्स विद द स्पेशल सेशन, ठीक है ना। हालांकि पास्ट में स्पेशल सेशंस कन्वीन हुए हैं, ऐसा नहीं कि ये पहली बार कन्वीन किया गया है, ठीक है ना। इसके बारे में आपको बताऊंगा कब कब हुए हैं, लेकिन इसको याद रखना। नॉर्मली जो सेशंस कन्वीन होते हैं पार्लियामेंट में, जिसको हम बोलते हैं कि आपका प्रोरोगेशन एंड उसके बाद डिसोल्यूशन, उसके बाद सेशन का होता है, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं आर्टिकल 85 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गवर्न करता है। 85 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द प्रोरोगेशन एंड डिसोल्यूशन ऑफ द पार्लियामेंट। कोई फिक्स्ड शेड्यूल नहीं है, याद रखिएगा, इंडियन पार्लियामेंट का कोई फिक्स शेड्यूल नहीं है। हालांकि कई बुक्स उसको आपको बोलती है ना कि बजट सेशन, मानसून सेशन, विंटर सेशन, ये वो, और मंथ लिख देते हैं, बट वो फिक्स्ड शेड्यूल है नहीं, कोई फिक्स टाइम टेबल नहीं है। वो डेट्स गवर्नमेंट, मतलब आगे मैं बताऊंगा कैसे डिसाइड होती है, लेकिन नॉर्मल गवर्नमेंट के थ्रू ही आता है, तो कोई फिक्स शेड्यूल नहीं है। हाँ, याद रखना कि किसी भी 2 सेशन के बीच में 6 महीने से ज़्यादा का समय नहीं होना चाहिए, मतलब 6 मंथ इज द मैक्सिमम डेडलाइन दैट कैन हैपन बिटवीन द 2 सेशंस, ठीक है। जो ये लिया गया है सेशंस के बीच में डिफरेंस टाइम, ये आया है एक्चुअली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में जो टाइम पीरियड दिया गया था वो कहा था 12 महीने का, मतलब जो हमारे यहाँ 6 महीने है ना कि 2 सेशंस के बीच में 6 महीने का समय ज़्यादा नहीं बीतना चाहिए, वो चीज़ 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में 12 मंथ की थी, 12 मंथ, ठीक है ना। लेकिन बाद में जब डिस्कशन हुआ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, तो 12 मंथ का टाइम पीरियड चूंकि बहुत ज़्यादा लगा, इस कारण से उन्होंने कहा कि इसको 6 महीने कर देते हैं, ठीक है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। सवाल है कि क्या कोई फिक्स्ड टाइम टेबल, इज देयर अ फिक्स्ड टाइम टेबल, तो नो, देयर इज नो फिक्स्ड टाइम टेबल। हालांकि 1955 में, देखो मैंने लिख भी दिया है, अटेम्प्ट वाज मेड इन 1955 टू फाइनलाइज अ कैलेंडर, फिक्स्ड कैलेंडर, लेकिन फिर ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया। जनरल पर्पस कमेटी थी, उसने बोला कि ऐसा ऐसा है, इस महीने में किया जाएगा, लेकिन जो उस समय जवाहरलाल नेहरू जी की गवर्नमेंट थी, इट वाज नेवर इम्प्लीमेंटेड इन दैट पार्ट, है ना। तो ये आप याद रखिएगा। अब ये देखो आज सेशन कैसे बुलाया जाता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ द अथॉरिटी टू कॉल फॉर अ सेशन, मतलब हालांकि उसको प्रेसिडेंट के नाम पे बुलाते हैं, प्रेसिडेंट बुलाते हैं, लेकिन मैं ऑब्वियस है, तो प्रेसिडेंट कोई चीज़ खुद तो करता नहीं है ना। बहुत कम जगह है जहाँ पे वो अपनी डिस्क्रिशनरी पावर का यूज़ करता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी होती है सेशन को बुलाने की। एंड कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स, CCPA याद रखें, कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स जो रहती है, इट इंक्लूड्स सेवरल कैबिनेट मिनिस्टर्स, इट डिटरमाइंस द डेट एंड नंबर ऑफ सिटिंग्स, ये डिटरमाइन करती है क्या डेट होगी, नंबर ऑफ सिटिंग्स कितने होंगे। उसके बाद फाइनल जो सेशन है उसका शेड्यूल फाइनलाइज होता है, और फिर प्रेसिडेंट जो होता है फिर उस सेशन को कन्वीन करता है। तो ये सारी चीज़ें प्रोसेस आपको याद रखनी है। कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशल सेशन कब कंडक्ट किया जाता है, तो स्पेशल सेशन मैंने आपको बताया कि टर्म स्पेशल सेशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड नहीं है। हाँ, एक चीज़ मेंशन्ड है आर्टिकल 352 में, वो है स्पेशल सिटिंग, लेकिन वो प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी से रिलेटेड है, तो स्पेशल सेशन से उसको कंफ्यूज मत करना। स्पेशल सिटिंग ऑफ द हाउस मेंशन्ड है ये आपका आर्टिकल 352 में, बट दैट इज नॉट द स्पेशल सेशन जिसके हम बारे में बात कर रहे हैं। ये जो स्पेशल सिटिंग है ये क्लॉज ऐड किया गया था आर्टिकल 44th अमेंडमेंट एक्ट के साथ, 44th अमेंडमेंट एक्ट का था, उसके साथ लाया गया था ताकि सेफ गार्ड अगेंस्ट इमरजेंसी हम ला सकें, ठीक है ना। बहुत सारे स्पेशल सेशंस हुए हैं, जैसे कि 1947 में जब मिडनाइट सेशन हुआ था, वो एक हमारी फ्रीडम वाला वो स्पेशल सेशन था। इसके अलावा अगर आप देखें तो 1962 में जब वॉर हुआ था, 1962 में तब भी एक स्पेशल सेशन कन्वीन किया गया था, 1962 के वॉर के टाइम पे भी, ठीक है ना। ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा 1972 में जब 25 साल हो गए थे आज़ादी के, तब भी स्पेशल सेशन हुआ था। 1992 में मिडनाइट सेशन आया था, 50th एनिवर्सरी थी क्विट इंडिया मूवमेंट की, तो उस कारण से आया था 1992 में 50th एनिवर्सरी ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट, तब मिडनाइट सेशन भी हुआ था, ठीक है ना। तो ऑल दिस थिंग्स आर देयर, आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। अगला टॉपिक है आदित्य L1। अब आदित्य L1 मिशन तो आप सब जानते हैं कि चलो सन को स्टडी करने के लिए, सन के कोरोना को, कोरोनल मास इजेक्शंस को, इन सबको, सोलर स्टॉर्म्स को स्टडी करने के लिए आदित्य L1 मिशन गया है। L1 भी आप सबको पता है कि भाई लैग्रेंज पॉइंट होता है। लैग्रेंज पॉइंट कौन सा होता है, जहाँ पे ग्रेविटी का जो पुल है सारे डायरेक्शन में बराबर होता है, इस कारण से कोई भी ऑब्जेक्ट अगर किसी L ऑर्बिट में है, L1 ऑर्बिट में, तो उसके ऊपर सब तरफ से बराबर ग्रेविटी लगेगी, तो वो फिक्स हो जाएगा, यानी कि थोड़ा इक्विलिब्रियम स्टेट में रहेगा, ठीक है ना।
ये सारी बातें तो हम बहुत बार रिपीट कर चुके हैं। आज जो मैं आपको बता रहा हूँ वो है कि आदित्य L1 ने फाइनली TL1I स्टार्ट कर दिया है। TL1I क्या है? TL1I है आपका ट्रांस लैग्रेंजियन वन इंसर्शन, मतलब कि L1 के ऑर्बिट में घुसने की प्रोसेस शुरू हो गई है। और ये प्रोसेस कितने दिनों की है? 110 दिनों की, 110 डेज की ये प्रोसेस, 110 दिनों की प्रोसेस है। ट्रांस लैग्रेंजियन इंसर्शन मैन्यूवर स्टार्ट कर दिया गया है 18 सितंबर की रात को। 19 सितंबर के अर्ली ये प्रोसेस शुरू की गई है, ठीक है ना। अब ये TL1I यानी कि ट्रांस लैग्रेंजियन इंसर्शन क्या है? बेसिकली इट्स अ 110 डेज जर्नी टूवर्ड्स L1 पॉइंट। अब जो है आदित्य L1 जो है, आदित्य जो है वो L1 की तरफ जा रहा है, L1 के ऑर्बिट से लिंक होने के लिए, ठीक है ना। आप सबको बता दूं कि L1 जो पॉइंट है वो लगभग 1.5 किलोमीटर डिस्टेंस पे है फ्रॉम द अर्थ। एंड ये जो डिस्टेंस है L1 का, ये 1% है अर्थ सन के डिस्टेंस का। इट इज ओनली 1% ऑफ द अर्थ सन डिस्टेंस, ठीक है ना। तो ये देखो आज सुबह सुबह की बिल्कुल फोटो है, नासा ने इसरो ने सितंबर 19 2023 2 बजे रात को ये फोटो डाली है अर्थ पाउंड मैन्योर की, और अर्थ सन L1 पॉइंट की तरफ मूव कर रहा है L1, ठीक है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। और ये जो चीज़ है ये L1 पॉइंट पे अराइव करेगी आदित्य जो अपना है ऑब्जर्वेटरी, ये 2024 जनवरी में अराइव करेगी, ठीक है ना। तो वहाँ पे फिर ये स्टडी करेंगे और L1 ऑर्बिट में ही फिर ये मूव करेगा, ठीक है ना। ये मिशन जो है वो 5 साल का है, जो मिशन लाइफ है वो 5 ईयर्स की मिशन लाइफ है। और 5 इसमें पेलोड्स भी हैं जो कि स्टडी करेंगे अलग अलग चीज़ें। कौन कौन सी चीज़ें स्टडी करेंगे मैं आपको बता दूँ। प्रॉब्लम ऑफ कोरोनल हीटिंग, जो कोरोना है सन का बहुत ज़्यादा गर्म रहता है, आपको पता है मिलियंस ऑफ डिग्री सेंटीग्रेड पर है, जबकि सेंटर में अगर आप देखें तो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो कोरोनल हीटिंग के रीजंस, प्रॉब्लम, कोरोनल मास इजेक्शंस को, प्री फ्लेयर्स एक्टिविटीज़ को, डायनामिक्स ऑफ द स्पेस वेदर, प्रोपोगेशन ऑफ पार्टिकल्स एंड फील्ड्स, ये सारी चीज़ें स्टडी की जाएंगी। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। अगले टॉपिक पे आते हैं, विमेन रिजर्वेशन बिल माइट कम अप इन द स्पेशल सेशन। तो अब यहाँ पे बात चल रही है विमेन रिजर्वेशन बिल की, जो आ सकता है स्पेशल सेशन में। तो अब बात चलती है थोड़ा सा हिस्ट्री ऑफ विमेन रिजर्वेशन। तो जो इशू है विमेन रिजर्वेशन का बहुत पहले से है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट्स के टाइम पे है ना। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट के टाइम पे इसको रिजेक्ट कर दिया गया था और कहा गया था कि ये अननेसेसरी है। वाई अननेसेसरी? क्योंकि उन्होंने ये अज्यूम कर लिया था कि जो डेमोक्रेसी है, चूंकि इंडिया डेमोक्रेसी बन रहा है, इसलिए अपने आप रिप्रेजेंटेशन सबको मिल जाएगा, एवरी ग्रुप विल गेट रिप्रेजेंटेशन ऑन इट्स ओन। इट वाज अज्यूम्ड एट दैट टाइम, ठीक है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब 1971 में कमेटी बनी, याद रखिएगा, दिस वाज द कमिटी ऑफ द स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडिया, कमिटी ऑफ द स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडिया। 1971 में इसने कमेंट कहा और कहा कि देयर इज अ डिक्लाइनिंग पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन। उन्होंने कहा कि भैया पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन जो है वुमेन का वो बिल्कुल घटता जा रहा है, ठीक है ना। अब मेजॉरिटी कमेटी के अंदर ये मतलब अभी भी रिजर्वेशन के अगेंस्ट थे, लेकिन हाँ उन्होंने प्रॉब्लम बताई कि भाई घटता जा रहा है, ठीक है। तो 1988 में फिर एक नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान आया और 1988 के नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान ने ये कहा कि भैया वुमेन राइट्स, वुमेन के पास राइट होने चाहिए और रिजर्वेशन देना चाहिए फॉर द लेवल ऑफ पंचायत टू द लेवल ऑफ पार्लियामेंट। तो नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान 1988 ने ऑलरेडी ये रिकमेंडेशन दिया हुआ था कि पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक के हर लेवल पे वुमेन को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। यही एक रीज़न था कि जब हमारा हिस्टोरिक 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट आया, जिसमें फिर पंचायत लेवल पे और म्यूनिसिपल लेवल पे 1/3 जो सीट्स हैं वो, यानी कि 33% मिनिमम सीट जो है वो रिजर्व की गई हैं फॉर द वुमेन कैंडिडेट, ठीक है ना। और ये हर लेवल पे होगा, एट ईच एंड एवरी लेवल ऑफ द अर्बन एंड रूरल पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस एंड अर्बन लोकल बॉडीज़। अब हम बात करते हैं तो फिर ये विमेन रिजर्वेशन बिल क्या है। तो विमेन रिजर्वेशन बिल क्या है, लोकल बॉडीज़ में तो रिजर्वेशन हमको विमेन को मिल गया, लेकिन जो पार्लियामेंट है, लोकसभा है, वहाँ अभी भी, लोकसभा राज्यसभा में अभी भी ये रिजर्वेशन नहीं दिया गया है। तो विमेन रिजर्वेशन बिल बेसिकली प्रपोज करता है 33% ऑफ द सीट्स ऑफ द लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज टू बी रिजर्व फॉर द वुमेन नाउ। तो ये विमेन रिजर्वेशन बिल इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि ये रिजर्व करता है 33% सीट्स इन ऑफ द फॉर द वुमेन इन लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, ठीक है ना। ये पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था 81st अमेंडमेंट बिल के रूप में 1996 में, तब HD देवेगौड़ा की सरकार थी, यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट बोलते हैं। फिर 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पे भी आया था, फिर उसके बाद 99 में आया, 2002 में आया, 2003 में आया, पर कभी पास नहीं हो पाया।
सबसे बड़ी सक्सेस इसको मिली थी मनमोहन सिंह जी की गवर्नमेंट में, जब इसको राज्यसभा में तो पास कर दिया गया पर लोकसभा में फिर ये टेबल ही नहीं हुआ था बिल, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं ना। कुछ आर्ग्यूमेंट्स हैं इन द फेवर ऑफ द बिल, जैसे कि कुछ लोग बोलते हैं कि भाई अफर्मेटिव एक्शन है एक तरीके से, मतलब पॉजिटिव एक्शन है फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ अ ग्रुप जो कि विमेन है ना, एक जेंडर को हम अपलिफ्ट करेंगे। और जो पेट्रियार्कल पॉलिटिकल जो पार्टीज़ हैं वो इंट्रिंसिकली पेट्रियार्कल हैं, उस माइंडसेट को भी दूर किया जाएगा। इसके अलावा जैसे है कि विमेन अगर रिजर्व होके आएंगी तो ऑब्वियस बात है विमेन इश्यूज़ को और इन सबको ज़्यादा तवज्जो मिलेगी, विमेन मैटर्स पे ज़्यादा एक अच्छी लॉबी बनेगी विमेन की, तो एक अच्छी चीज़ है कि विमेन इग्नोर होती आई हैं पॉलिसी मेकिंग में, तो वो भी चीज़ नहीं रहेगी, ठीक है। एंड तीसरा है कि बेसिकली जो पूरे जो इंडिया की पॉलिटिक्स है वो एक नया डायरेक्शन मिलेगा उसको, प्लस जो इंटरेस्ट्स हैं विमेन के वो ज़्यादा क्लियरली सामने आ पाएंगे। कुछ लोग अपोज भी करते हैं। अब अपोज करने वाले क्या बोलते हैं, कुछ लोग कहते हैं भैया ये इक्वलिटी के अगेंस्ट है, मेरिट से नहीं आ रही हैं, रिजर्वेशन से विमेन आएंगी तो फिर ये एक तरीके से मेरिट के अगेंस्ट रहेगा, है ना, और इक्वलिटी के भी अगेंस्ट रहेगा। कुछ लोगों का कहना है कि जैसे विमेन है वो कास्ट ग्रुप की जैसे वो होमोजिनस ग्रुप नहीं है ना, तो उनका कहना है कि कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन तो इसलिए चल जाता है क्योंकि वो होमोजिनस ग्रुप है, बट विमेन्स आर नॉट अ होमोजिनस ग्रुप, बिल्कुल सब डिफरेंट टाइप्स हैं, इस कारण से वहाँ पे उनको रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए। इसके अलावा कुछ लोग का ये कहना है कि रिजर्वेशन अगर सीट्स में हम पार्लियामेंट में कर देंगे तो इट विल रिस्ट्रिक्ट द चॉइस ऑफ द वोटर्स टू विमेन कैंडिडेट्स, रिस्ट्रिक्शन हो जाएगा चॉइस ऑफ द वोटर्स टू द विमेन कैंडिडेट। तो कुछ लोग सजेशंस देते हैं भाई कि क्या करना चाहिए, जब रिजर्वेशन देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। तो कुछ लोग कहते हैं कि भाई एक काम करो ना, पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर आप रिजर्वेशन दे दो, सीट्स मत रिजर्व करो, पार्टीज़ के अंदर बोल दो कि आपको 30% 40% आपको विमेन कैंडिडेट्स खड़े करने हैं, तो वो ज़्यादा बेटर है। किसी सीट को आप वो मत बोलो कि ये विमेन सीट है ना, तो फिर मेरिट पे आएंगी विमेन और वो होगा। अगर हम प्रेजेंट स्टेटस बताएं पार्लियामेंट का तो लगभग 14% मेंबर्स हैं इंडियन पार्लियामेंट में जो कि विमेन है, ये अभी तक का हाईएस्ट नंबर है। वैसे अगर हम बात करें तो इंडिया में जो परसेंटेज ऑफ वुमेन है लोअर हाउस में, इट इज़ लेस दैन दैट ऑफ नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका एंड बांग्लादेश। तो ये एक इशू है जो इंडिया में है। आगे हम बात करते हैं लीबिया फ्लड्स की। लीबिया में फ्लड आ चुके हैं एंड बहुत डिवास्टेटिंग फ्लड है, 3000 से ज़्यादा जानें इसमें जा चुकी हैं। लीबिया में फ्लैश फ्लड्स आने से कोस्टल सिटी है डरना की, याद रखिएगा, देयर इज द कोस्टल सिटी ऑफ डरना, वहाँ पर काफ़ी डेथ्स हुई है। मैं क्यों बता रहा हूँ आपको ये, क्योंकि क्या था कोई यूपीएससी मैथ्स द कॉलम पूछता है ना तो उसमें ऐसी ही सिटीज़ को टारगेट करता है, जैसे मोसूल पूछा हुआ था लास्ट ईयर भी, उसने यूक्रेन की पूछी थी, है ना। तो इस तरह से डरना अगर पूछा तो याद रखना कि ये लीबिया की कोस्टल सिटी है, वहाँ फ्लड आए थे, 3300 से ज़्यादा लोगों की वहाँ पे जान गई है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिबिया को, दिस इज़ द लिबिया, एंड लिबिया आपका नॉर्थ अफ्रीकन कंट्री है, इट्स अ नॉर्थ अफ्रीकन कंट्री। और यहाँ पे देखो उसकी बॉर्डरिंग में अल्जीरिया आपको दिख रहा होगा, ऊपर आपको ट्यूनीशिया दिख रहा होगा, देयर इज द बॉर्डर ऑफ ट्यूनीशिया, देन नाइजर का बॉर्डर है, चैड का आपका इसका बॉर्डर है, इजिप्ट का बॉर्डर है, और एक लास्ट नीचे भी बॉर्डर है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको लिबियन डेजर्ट दिखेगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लिबिया से पास होता है, देखो आपको दिख रहा होगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी लिबिया से पास होता है, अल्जीरिया से भी पास होता है, नाइजर से भी पास होता है, और इजिप्ट से भी पास होता है। ग्रेट सैंड सी भी आपको दिख रहा होगा, ट्रिपोली दिख रहा होगा, इसमें आपको कैपिटल इसकी ट्रिपोली जो है। इसके अलावा गल्फ ऑफ सिद्रा ऊपर दिख रही होगी, गल्फ ऑफ सिद्रा। ओवरऑल लोकेशन देखें तो ये लोकेशन है लिबिया की, जैसे देख सकते हैं मेडिटेरेनियन सी के साथ भी बॉर्डर शेयर करता है, ऑब्वियसली बात है मेडिटेरेनियन सी के साथ भी बॉर्डर शेयर करता है। तो ऑल दिस थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। अगला टॉपिक है एज कंप्यूटिंग। अब ये एज कंप्यूटिंग क्या है, तो एज कंप्यूटिंग बेसिकली एक एग्लोमरेशन ऑफ टेक्नोलॉजीज है, एग्लोमरेशन ऑफ टेक्नोलॉजीज लाइक इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT, नेटवर्किंग एंड डेटा एनालिटिक्स। अब ये सारी चीज़ों का एग्लोमरेशन अगर आप कर दो, IoT का, नेटवर्किंग का, डेटा एनालिटिक्स का, और ये क्यों कर रहे हो आप, ताकि जो एप्लीकेशंस हैं वो एक दूसरे के साथ और ज़्यादा क्लोज हो जाएं, है ना, एंड कनेक्टेड डिवाइस के रूप में काम करें, सेंसर्स के साथ काम करें। तो ये बेसिकली जो है वो एज कंप्यूटिंग। एज कंप्यूटिंग में सब आता है, आपका हार्डवेयर भी आता है, सॉफ्टवेयर भी आता है ना। और ये बेसिकली डाटा प्रोसेसिंग एंड डिसीजन मेकिंग को बेसिकली नेटवर्क एज देना चाहता है, ताकि फास्टर प्रोसेसिंग ऑफ डेटा हो सके। नेटवर्क के साथ डेटा प्रोसेसिंग को जोड़ा जाएगा, डेटा प्रोसेसिंग को नेटवर्क के साथ जोड़ा जाएगा, ताकि और ज़्यादा फास्ट हो जाए, डिसीजन मेकिंग और ज़्यादा फास्ट हो जाए, प्रिसीजन डिसीजन मेकिंग होने लगे।
ठीक है ना। एंड ये बेसिकली डाटा इंटेंसिव कंप्यूटिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फ्यूचर जो है एज कंप्यूटिंग का ही है ना। क्या होता है इसमें नेटवर्क कॉस्ट भी कम हो जाती है और एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है। ठीक है, आई होप यू गॉट क्लैरिटी। इसमें सारी चीज़ें हैं, मैंने आपको बताया, इसमें स्किल्स भी आती हैं, हार्डवेयर भी है, जैसे क्लाउड भी आ जाएगा, इसमें सॉफ्टवेयर भी आ जाएगा, सारी चीज़ें हैं। ओवर 75% ऑफ यूरोपियन बम्बल बी स्पीशीज थ्रेटेंड। अब ना ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये भी, 75% से ज़्यादा यूरोपियन बम्बल बी की स्पीशीज जो है वो अगले 20-30 सालों में थ्रेटन होने वाली है। बम्बल बी का साइंटिफिक नेम है बॉम्बस, याद रखिएगा, द बम्बल बी इज नोन एज बॉम्बस। इट्स अ जीनस ऑफ बीज कंसिडर्ड टू बी स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट फॉर द पॉलिनेशन ऑफ क्रॉप्स इन द कोल्ड एंड टेम्परेट रीजन ऑफ द नदर्न हेमिस्फेयर। नदर्न हेमिस्फेयर के यानी कि जो टॉप ऊपर का पोर्शन है उसके कोल्ड एंड टेम्परेट रीजन यानी कि जो यूरोप वाला रीजन है वहाँ पे पॉलिनेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो स्पीशीज है वह है द बम्बल बी यानी कि द बॉम्बस। मोर देन 75% ऑफ यूरोपियन बम्बल बी स्पीशीज जो है इट इज थ्रेटेंड इन द नेक्स्ट 40 to 60 ईयर्स। ये वर्स्ट के सिनेरियो प्रोजेक्शंस किए गए हैं, नेचर नाम की मैगजीन आती है उसमें पब्लिश किया गया है। रीजंस क्या क्या है, तो डिग्रेडेशन ऑफ हैबिटेट, पहला तो डिग्रेडेशन ऑफ हैबिटेट, जो इनका रहने का हैबिटेट है उसको डिग्रेडेशन हुआ है। क्लाइमेट का अल्टरेशन हुआ, ऑब्वियसली क्लाइमेट चेंज हो ही रहा है। ह्यूमन एक्टिविटी बहुत बड़ा की ड्राइवर है, ठीक है ना, क्योंकि नेचुरल हैबिटेट जो है इस रीजन का वो ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण चेंज होता जा रहा है। ठीक है, और ये सारी चीज़ें समझना जरूरी है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। अगला है सैक्रेड इंसेम्बल्स ऑफ होयसालास इन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। तो ये याद रखेगा कि होयसालास के जो बने हुए इंसेम्बल्स हैं यानी कि जो टेम्पल्स हैं होयसालास के द्वारा, देखो ये एग्जाम्पल आपको बना हुआ लिखा है, इसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में इंक्लूड कर लिया है। तो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग फॉर इंडिया एज वेल फॉर द कर्नाटका एंड होयसालास। एंड सैक्रेड इंसेम्बल्स होयसाला के अलग अलग जगहों पे, जैसे बेल्लूर में है, बेल्लूर भी आपका कर्नाटका में है, हलेबिद में है, हलेबिद भी आपका कर्नाटका में है। जैसे बेलूर वाला जो है वो हसन डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में है। होयसाला के टेम्पल बेलूर में रिनाउंड है फॉर देयर एक्सक्विजिट आर्किटेक्चर, इंट्रिकेट स्टोन कार्विंग्स एंड ऑल, है ना। होयसाला डायनेस्टी रूल कर रही थी इस रीजन में बिटवीन 10th and 14th सेंचुरी, 10 से 14 सेंचुरी के बीच में होयसालाज यहाँ पे रूल कर रहे थे। चिन्नाकेशवा टेम्पल है विच इज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट टेम्पल्स कंस्ट्रक्टेड बाय द किंग विष्णुवर्धन ऑफ होयसाला डायनेस्टी। तो याद रखिएगा चिन्नाकेशवा टेम्पल जो है वो सैक्रेड सिंबल ऑफ बेलूर में आता है। चिन्नाकेशवा टेम्पल सिग्निफिकेंट टेम्पल है, कंस्ट्रक्ट किसने किया था, किंग विष्णुवर्धन ऑफ होयसाला डायनेस्टी इन द 12th सेंचुरी टू कमेमोरेट हिज विक्ट्री ओवर द चोलास। तो विष्णुवर्धन ने चोलास के ऊपर अपनी जीत के कारण जीत को कमेमोरेट करने के लिए ये चिन्नाकेशवा टेम्पल बनवाया था। अदर टेम्पल्स जो है बेलूर के वो है कप्पी चेन्नीगराया टेम्पल, वीरा नारायणन टेम्पल, देन रंगा नायकी टेम्पल है। ये सारे जो है इंसेम्बल्स जो आते हैं ये बेलूर के हैं, ठीक है ना। चिन्नाकेशवा सबसे ज़्यादा फेमस है। फिर इनके होयसालास के कुछ सेक्रेड इंसेम्बल्स हलेबिद में भी है। हलेबिद वाले जो है उसमें आपका होयसालेश्वर टेम्पल आता है, 12th सेंचुरी में बनवाया गया था। ये भी विष्णुवर्धन के रीन में ही बनवाया गया था, लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है ये। केदारेश्वर टेम्पल है, बहुत इंपॉर्टेंट है केदारेश्वर टेम्पल अपनी ये स्टोन कार्विंग्स के लिए, वो भी यहाँ पे लोकेटेड है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग बोथ ऑफ दीज। अगला टॉपिक है SFIO यानी कि सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस। SFIO क्या है, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस। ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें एक्सपर्ट्स होते हैं अकाउंटेंसी के, फॉरेंसिक्स के, ऑडिटिंग के, लॉ के, IT के, इन्वेस्टिगेशन के, कंपनी लॉ के, कैपिटल मार्केट के, टैक्सेशन के, सबके एक्सपर्ट्स रहते हैं यहाँ पे अलग अलग जगह पे। और ये वाइट कॉलर जो क्राइम्स हैं या इकोनॉमिक फ्रॉड्स जो हैं उनको पकड़ने का काम करते हैं, ठीक है ना। इकोनॉमिक फ्रॉड्स या फिर वाइट कॉलर जो क्राइम्स होते हैं उनको पकड़ने का। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंतर्गत आता है ये। किसके अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर आता है। लोकेशन अगर हम बात करें तो SFIO का जो हेड ऑफिस है वो न्यू दिल्ली में लोकेटेड है ना। एंड रीजनल ऑफिसेज महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल में भी है। हिस्ट्री की हम बात करें तो सेटअप हुआ था 2003 में ऑन द बेसिस ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ नरेश चंद्र कमेटी। कौन सी कमेटी थी, नरेश चंद्र कमेटी थी जिसके रिकमेंडेशन पे इसको बनाया गया था। और नरेश चंद्र कमेटी ने भाई उस समय के स्टॉक मार्केट के स्कैम्स देखे तो बोला कि भैया SFIO बनाओ। इसको जो स्टैट्यूटरी बॉडी है SFIO के स्टैट्यूटरी बॉडी है 2000 सेक्शन 211 जो है कंपनीज एक्ट 2013 का, उसके अंतर्गत इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल।
आगे हम बात करते हैं ऑपरेशन सजग की। तो ऑपरेशन सजग एक ड्रिल है विच इन्वॉल्व्स ऑल द स्टेक होल्डर्स ऑफ कोस्टल सिक्योरिटी। याद रखिएगा, इंडिया की कोस्टल सिक्योरिटी के जो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो इन्वॉल्व होते हैं इस ड्रिल में, और ऑपरेशन सजग उसी का नाम है इस ड्रिल का। एंड ये ड्रिल बेसिकली क्या करती है, जो कोस्टल सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स हैं और कोस्टल सिक्योरिटी में अवेयरनेस लाने के लिए ये ड्रिल की जाती है, ऑपरेशन सजग। याद रखिएगा, कोस्ट गार्ड, इंडियन कोस्ट गार्ड का है, आई थिंक इंडियन कोस्ट गार्ड का ये। और इस ड्रिल के समय पूरे वेरिफिकेशन किए जाते हैं, डॉक्यूमेंट्स देखे जाते हैं, लोगों को भी बताए जाते हैं, भाई फिशरमैन को बताए जाते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। याद रखिएगा। अगला टॉपिक है श्रेयस स्कीम के रिगार्डिंग। ये पीआईबी के टॉपिक्स हैं, ऊपर के दोनों पीआईबी गई हैं। श्रेयस स्कीम के बारे में बात करें तो इट इज़ अ स्कीम फॉर हायर एजुकेशन यूथ इन अप्रेंटिसशिप एंड स्किल्स। याद रखिएगा, ये है स्कीम फॉर हायर एजुकेशन यूथ इन अप्रेंटिसशिप एंड स्किल्स, है ना। स्किल्स और अप्रेंटिसशिप डेवलप करना है अगर हायर एजुकेशन यूथ में, तो उस कारण से ये स्कीम लाई गई थी, श्रेयस स्कीम। आज की स्कीम नहीं है, बहुत पुरानी है, 2019 से आया है। और इसमें नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम के भी प्रोविजंस जो है इंक्लूड किए गए हैं, ताकि जो हायर एजुकेशन के स्टूडेंट्स उनको अप्रेंटिसशिप प्रोवाइड किया सके, स्किल डेवलपमेंट किया जा सके, ताकि उनको जॉब मिल सके, मतलब उनकी एम्प्लॉयबिलिटी को बढ़ाने के लिए, एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ द यूथ। याद रखिएगा, एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ द यूथ को बढ़ाने के लिए श्रेयस स्कीम है, या ऑन द जॉब वर्क एक्सपोजर देने के लिए उनको ये स्कीम लाई गई है। ये ऐसे स्टूडेंट्स के लिए है जो डिग्री कोर्सेज में है, प्राइमरली नॉन टेक्निकल डिग्री कोर्सेज में है, ताकि उनकी एम्प्लॉयबल स्किल्स को बढ़ाया जा सके, है ना, अप्रेंटिसशिप उनके अंदर इंक्लूड की जा सके। एंड इसमें श्रेयस पोर्टल भी बनाया गया है, जो कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड इंडस्ट्री जो वहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं और अपनी डिमांड एंड सप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। इसमें कोऑर्डिनेशन मिनिस्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट का भी है। ऑब्वियस सी बात है, मिनिस्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट कोऑर्डिनेट नहीं करेगी तो स्किल कौन प्रोवाइड करेगा। तो ऑल दिस थिंग्स आर देयर, आई होप यू गॉट क्लैरिटी। दैट इज इट फॉर द डे। आई होप आपको पसंद आया होगा। प्लीज डू लाइक इट, डू शेयर इट। थैंक you and have a nice day. That is it.